में नाकाम हो जाते हैं, आपको वक्त नहीं मिलता, तो फिर कोशिश करें पहले पानी के साथ लाजमी दे दें। तो फास्फोरसी खाद आप पहले पानी पर मुकम्मल कर लें। उसके बाद जो आता है, जब आप दूसरा पानी लगाएंगे तो दूसरे पानी पर आप नाइट्रोजनी खाद भी मुकम्मल कर लें। यानी जो आपने एक किस्त डाल दी नाइट्रोजन की पहले पानी के साथ, फास्फोरस और पोटाश के साथ, तो जो बाकी किस्त है वो आपने दूसरे पानी पर मुकम्मल कर लें। ये हमारी औसत ज़मीनों के लिए है। जहाँ पर ज़मीनें कुछ ज़्यादा रेतली हैं, तो जहाँ पर पानी फौरी ही जज़ब हो जाता है, 2-4 घंटे में ही ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ पर आप तीसरे पानी पर भी नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रही बात कि जो पोटाश है, अगर वो हम बिजाई के वक्त नहीं दे सके, फिर पहले पानी पर भी नहीं दे सके, तो फिर कब दें? जब आपकी फसल गोब की हालत पर आ रही हो, उस वक्त आप पोटाश का इस्तेमाल करें। ये जाके बनता है तीसरा पानी, बल्कि उससे थोड़ा सा पहले अगर पानी का वक्फा आप कम करके दे दे पोटाश, तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अब आपने देखा होगा मकई हो या गंदम हो, तो अक्सर जो हमारे पेस्टिसाइड्स के जो अफसरान हैं या जो मार्केटिंग करती हैं कंपनीज, उनका यही कहना होता है कि आप हमारी ये पोटाश लें, इसे गोब की हालत पर फ्लड करें। वो ऐसा क्यों कहते हैं? फिर बिजाई के वक्त देने का क्यों नहीं रिकमेंड करते? असल में जो पौधे को ज़रूरत होती है ना, उसकी 50% तो बुआई से शुरू कर देता है पौधा शुरू वाले दिनों में, और जो बाकी 50% डिमांड है वो आखिरी 50 दिनों में पूरी करता है, जब फसल मैच्योरिटी की तरफ आ रही होती है। अच्छा, अब जो कैनों के अंदर, छोटे छोटे बैग्स के अंदर 10 किलो का कोई बैग है, कोई 20 किलो की कैन है, जो लोग सेल करते हैं पोटाश, अब साफ ज़ाहिर है अगर उसे बिजाई के टाइम डालेंगे तो वो पूरे सीजन की तो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेगी। तो इसीलिए वो अक्सर कहते हैं कि आप गोब की हालत पर दें, ताकि उस वक्त पौधे ने वो पूरा प्यासा होता है, उसको भूख लगी होती है फुल, तो हम जैसे डालेंगे वो जज़ब कर लेगा और उससे आपको पैदावार में खातिर खा इजाफा नजर आता है। यानी इसका अगर हम इसमें से नतीजा अखज़ करें तो यही बनता है कि पोटाश आप या तो बिजाई के वक्त दे दें, अगर नहीं दे सके तो पहले पानी पर मुकम्मल कर लें। अगर आप इसको 2 हिस्सों में तकसीम करना चाहते हैं तो फिर आप पहले पानी पर भी दे दें और फिर जब गोब की हालत पे हो उस वक्त भी दे दें। इसके अलावा जो नाइट्रोजनी खाद है टिलरिंग बढ़ाने के लिए, या हम पहले पानी पर भी नाइट्रोजन दें। कोशिश करें कि अगर हमारी औसत ज़मीन है तो वहाँ पर 1.25 बोरी यूरिया चाहिए होता है फी एकड़ औसत ज़रखेज़ ज़मीन में। तो जब हमने बिजाई की, अगर हम उस वक्त भी साथ में आधी बोरी 1.25 बोरी यूरिया डाल दें डीएपी के साथ, तो बेहतर हो गया। उसके बाद जब आप पहला पानी लगाएंगे उस वक्त भी आप 1 बोरी यूरिया इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और बात जो जिंक के हवाले से रह गई, वो मैं बात करके इजाज़त चाहूँगा कि हमारे अक्सर दोस्त या पुराने जो काश्तकार हैं वो ये सवाल करते हैं कि आज से 5-10 साल पहले ना ये जिंक थी ना बोरान थी, ये अब क्या नया जो है वो ट्रेंड आ गया जी, हर कोई कहता है जिंक डालो, बोरान इस्तेमाल करो, ये करो, वो करो। तो इसके पीछे हकीकत क्या है? असल में अगर आपने धान लगाया है, वहाँ पर आपने जो मतलूबा मिकदार थी जिंक की वो इस्तेमाल कर चुके हैं, तो हमारे महकमे की भी यही सिफारिश है, आप गंदम में जिंक बेशक इस्तेमाल ना करें, कोई मसला नहीं है। अगर आपने कपास में भी 6 किलो 10 किलो तक आप जिंक इस्तेमाल कर चुके हैं ज़मीन के अंदर, तो फिर बेशक आप गंदम में इस्तेमाल ना करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप जिंक इस्तेमाल कर लेंगे तो इसका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, आपको कोई मसला नहीं बनेगा। लेकिन जो बोरान है, काफ़ी सारे दोस्तों की शिकायत है कि हमने कलराठी ज़मीन थी, वहाँ पर बोरान अप्लाई किया और फसल दबाव में आ गई। बोरान जो कलर वाली ज़मीनें होती हैं ना, वहाँ पर मौजूद होता है, अवेलेबल नहीं होता। तो अगर आप दूसरा बोरान फिर दे देंगे तो टॉक्सिसिटी पैदा हो जाती है। इसलिए बोरान कलर वाली ज़मीनों में कोशिश करें बगैर तजिए के ना दें, और कोशिश करें स्प्रे के ज़रिए दें, उसके ऊपर फोलियर स्प्रे करें, बाद में आप ज़मीन में शामिल ना करें बगैर तजिए के। जहाँ तक रही बात जिंक की, जिंक मैं आपको इतना समझाऊंगा कि जैसे एक बुज़ुर्ग सड़क पार कर रहे हो और उन्हें सड़क पार करने में रुकावट आ रही हो ट्रैफिक की वजह से, तो कोई छोटा सा बच्चा उनका हाथ पकड़कर सड़क पार करा दे, तो बोरान वो छोटा बच्चा है जो थोड़ी मिकदार में हमें चाहिए, लेकिन इसका काम क्या है कि जितनी खुराक पौधे को चाहिए इसके डालने से उसकी तरसील आसानी हो जाएगी, पौधे को खुराक बड़ी आसानी से मिलेगी। इसके अलावा जड़ों में एक हार्मोन पैदा होता है
आप माशाल्लाह आप में से कुछ जो दोस्त हैं वो हमारे एग्रीकल्चर के भी बैठे हुए हैं, जिसे हम कहते हैं साइटोकाइनिन। ये बेसिकली जड़ों के जो सेल होते हैं उनमें तकसीम करवाता है और जड़ों की बढ़ोतरी को तेज करता है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे हार्मोन हैं जिनके यानी कि एंजाइम है जिनका बतौर मुआविन जिंक काम करती है। तो जब हम जिंक अप्लाई करते हैं तो जड़ों की बढ़ोतरी बेहतर होगी। और जब आपकी गंदम की फसल मुकम्मल झाड़ बना लेती है, कभी आप एक पौधे को अच्छी तरह ज़मीन से उखाड़ के उसे साफ करें और फिर उसे चेक करें, जितनी नीचे आपको मेन जड़ें नज़र आएंगी उतने ही आपको ऊपर टिलर नज़र आएंगे, यानी कि हर जड़ एक टिलर को फीड कर रही होती है। इसीलिए फास्फोरस बिजाई के बाद डलवाई जाती है कि ये जड़ों की नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब जड़ों की नशोनुमा बेहतर होगी तो ऊपर जो टिलरिंग है वो ज़्यादा होगी और उससे हमारी जो पैदावार है वो बढ़ेगी। अब इसके अलावा जो आबपाशी है या जड़ी बूटियों का कंट्रोल है, उसके लिए मैं आबिद साहब को दोबारा इजाज़त दूंगा कि वो यहाँ पर आएँ और